तो स्टूडेंट्स, ये आप एलएमएस पे जब आएंगे वेब इंजीनियरिंग के सेक्शन में या उस कोर्स में जब आप आएंगे तो आप बिल्कुल नीचे आइए। जो हमारा 24 मई से लेकर 30 मई तक का जो लेक्चर हमारा है उसमें आप आ जाइए, बिल्कुल यहाँ आ जाइए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नोड जेएस का सेटअप यहाँ रखा हुआ है गूगल ड्राइव पे। मैंने एहतियातन रख दिया है, वैसे तो नेट पे अवेलेबल होता है, लेकिन मैंने इसलिए रख दिया है क्योंकि कोर्स का हिस्सा ये चीज़ है, तो क्यों ना मैं भी यहाँ पर अपडेट कर दूँ। बिल्कुल इसी तरह विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप यहाँ रख दिया है, आप क्लिक करेंगे तो ये वहाँ ले जाएगा आपको। इसी तरह रिएक्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बना के यहाँ पर रख दिया है। मैंने तो नहीं बनाया, खैर वो तो आपको पता है, जब आप वो क्लिक करते हैं तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो रिएक्ट का एक प्रोग्राम की एक रार फाइल में एक एक करके आपको बताता हूँ। और जब मैं नोट जेएस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मुझे गूगल ड्राइव पे ले आया और यहाँ पर नोट सेटअप, नोट जेएस का सेटअप है, ये MSI फाइल है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ हुआ है, इंस्टॉल हुआ हुआ है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर LMS पे। तो अब आप देखें विजुअल स्टूडियो कोड, आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का भी एक्जी फाइल पड़ी हुई है, जस्ट आप क्लिक करें, यहाँ पर डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर लें, विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और रिएक्ट का ये वो है बेसिक प्रोग्राम है, जो रिएक्ट के मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो मैंने रार फाइल में यहाँ पर कर दिए हैं। तो अब आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि आपको जब भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना होगा, आपको कुछ नहीं करना, बस इसको अनजिप करें, आप अपना काम शुरू कर दें विजुअल स्टूडियो कोड में। तो बार बार आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ पर जो बेसिक हैं रिएक्ट के प्रोग्राम बनाने के लिए, एक तो नोड जेएस का सर्वर, विजुअल स्टूडियो कोड, ये एक एक दफ़ा इंस्टॉल करने की चीज़ें, और रिएक्ट जेएस का बेसिक प्रोग्राम। तो हम ये इंशाल्लाह अभी प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास नोड जेएस का सेटअप होना चाहिए, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप नोड सेटअप पे डबल क्लिक करते हैं तो वो इंस्टॉलेशन दिखाना शुरू कर देता है। मैं अभी इंस्टॉलेशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, इसी तरह बिल्कुल बेटा, वो जब आप विजुअल स्टूडियो कोड पे जाएंगे तो वो विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन आपको दिखाना शुरू कर देगा। मैं अभी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि मैं कर चुका हूँ। ठीक है, वेल, अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास नोड सर्वर इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो मैं देखें कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया, कहाँ आ गया, CMD पे। जब आप नोड जेएस इंस्टॉल कर लें, अब आप सिंपल लिख दें नोड -v। इसका मतलब ये हुआ कि नोड मतलब एक कमांड है नोड जेएस सर्वर की, -v का मतलब है मुझे वर्जन बताओ कौन सा है। तो उसने वर्जन बता दिया 14.16.0 इस वक्त इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, मेरे पास नोड का ये वर्जन। तो ये एक तरीके से चेक था कि हाँ भाई ये इंस्टॉल हो गया है, चेकिंग थी एक तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब वो जो रिएक्ट की बेसिक एग्जांपल है वो मैंने F में रखी हुई है, मेरी F ड्राइव में। तो मैंने लिखा सिंपल CD, F ड्राइव में आ गया मैं, नोड मॉड्यूल CD माई ऐप। ठीक है, और dir करके CD src सोर्स में आ गया। तो अब मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है, डॉट कोड, सॉरी कोड डॉट। तो अब वो क्या करेगा, मुझे विजुअल स्टूडियो में ये चीज ओपन कर देगा। तो बेटा जब आप वो रार फाइल को अनजिप करेंगे तो आपके सामने जो मॉड्यूल आएगा, मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये मैं F ड्राइव पे आया, ये लिखा हुआ नोड मॉड्यूल, इसमें माई ऐप के अंदर आऊंगा तो ये सोर्स देखो, आपके पास अनजिप करोगे तो ये नोड मॉड्यूल इस तरह से आएगा आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये मैंने वहां यहाँ खोल दिया, देखो ये चीज़ें वैसे ही ओपन हो गई। तो बड़ा बेसिक सा एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैंने app.js की फाइल ओपन की हुई है, कौन सी फाइल, app.js की फाइल ओपन की हुई है। ठीक है, अच्छा मैं इसको सेव कर लूँ एक दफ़ा। और इंडेक्स के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इस app.js फाइल को इंपोर्ट करा हुआ है यहाँ पर, ताकि जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हो तो सिर्फ एक ही पेज मेरे पास है app.js का, ये एक ही पेज है, ये रन हो जाएगा। कैसे रन हो जाएगा, अब रन होने का तरीका भी देख लो। अब सिंपल यहाँ लिख दो npm start। ठीक है, जैसे ही आप npm start लिखोगे तो नोड पैकेज मैनेजर स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, जो आपका ये जो सोर्स कोड में हम मौजूद थे ना, ऐप के अंदर जो मौजूद थे, अब वो उस स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना शुरू कर देगा, इस प्रोजेक्ट को रन करना शुरू कर देगा।
जिस तरह विजुअल स्टूडियो में कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं ना, समझो कुछ उस तरह का मिलता जुलता काम है ये, तो प्रोग्राम रन करने के लिए। ठीक है, ठीक है बेटा, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। अब ब्राउज़र ओपन कर देगा ये, क्योंकि आउटपुट तो ब्राउज़र पे ही दिखानी है ना। अब बहुत सारी चीज़ें सेट कर रहा होता है, रैम के अंदर, कैशे के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ मेमोरी के अंदर। ये देखिए, कोर्स नेम वेब इंजीनियरिंग, फैकल्टी नेम फारूक शिबली, वी आर लर्निंग रिएक्ट जेएस, और ये एक मैंने इमेज लगा दी, तो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। ये देखें, कोर्स नेम वेब इंजीनियरिंग, फैकल्टी नेम फारूक शिबली, वी आर लर्निंग रिएक्ट जेएस, और ये इमेज मैंने एक लगाई हुई है यहाँ पर, लोगो डॉट गिफ। तो ये मेरा ऐप के नाम से पेज है, बेसिकली एक फंक्शन है जो पेज के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये कॉल कहाँ से होता है? ये कॉल होता है index.js। index.js में आप देखें, मैंने इंपोर्ट करा ऐप के पेज को, और फिर रिएक्ट डॉम में रेंडर कर दिया। रेंडर क्या कर दिया? रेंडर का मतलब होता है आउटपुट दिखाना, तो मैंने वहाँ रेंडर कर दिया ये पूरा पेज, जहाँ से ये ऐप। अब मैं जो कुछ भी इसमें लिखूंगा वो मेरे पास डेफिनेटली नज़र आता रहेगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा, ये सिर्फ वैसे ही मैं एक काम कर रहा हूँ, H3 मैंने इसमें लिख दिया अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मिसाल के तौर पे टुडे इज़ मंडे, ऐसे ही मैं एक जुमला लिख रहा हूँ। मैंने इसको सेव किया, ठीक है, एक दफ़ा रिफ्रेश कर दें तो टुडे इज़ मंडे, कहने का मकसद है वो प्रोग्राम डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, मेरे पास चल रहा है, मेरे पास मकसद ये बताने का। तो हम ऐप के पेज में कोई काम नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी के नए नए पेज यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, उसमें हम काम करेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रो। तो बेटा जो मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था वो ये था कि बेटा यहाँ से जो आप रिएक्ट का एक बेसिक प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे यहाँ से रार फाइल, और उसको इस तरह से आप चलाएंगे, तो ये वो बेसिक प्रोग्राम है, ये है वो बेसिक प्रोग्राम। इसमें ये app.js की फाइल है, index.js की फाइल है, और दोनों की CSS भी है। ऐप की CSS अलग है, इंडेक्स की CSS अलग है। ये ऐप की CSS है, अभी हमने इसे इस्तेमाल नहीं करी, छोड़ दें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक logo.gif है, ये रहा logo.gif। तो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ वो यहाँ लिख दी गई हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो LMS पे आपने जो चीज़ें रखी थी, LMS पे जो चीज़ें थी मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास Node.js का सेटअप होना चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप होना चाहिए, और नोड मॉड्यूल की रार फाइल होनी चाहिए। ठीक है, और ये नोड मॉड्यूल जब आप अनजिप करेंगे तो देखें बेटा, ये नोड मॉड्यूल आ गए, ये माई ऐप आ गया, इसमें देखें नोड मॉड्यूल रखे हुए हैं। ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ये नेट से बार बार डाउनलोड होते हैं। आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं आपको ये डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो आपका वक्त ज़ाया होता है बार बार डाउनलोड करने से। मैंने आपका वक्त बचाने के लिहाज से आप बस एक मरतबा ये जिप फाइल जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर, ये जो रार फाइल जो LMS पे रखी है, इसे डाउनलोड कर लें और हमेशा इसे अनजिप करें, एक नया प्रोजेक्ट बनाएं, जब बनाना है आपको, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये माई ऐप में आप आते हैं तो आप देखें ये सोर्स के अंदर ये 4 फाइलें रखी हुई हैं, और ये वही 4 फाइलें जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, app.js, index.js, ये आप एक दफ़ा विजुअल स्टूडियो में लोड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे app.js फाइल में कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये सिर्फ ऐसे ही मैंने एक छोटा सा बना दिया था। अब मैं सिंपल ये देखें ना, छोटा प्लस लिखा हुआ है, ये न्यू फाइल, मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया, उसने मुझे कहा बताइए न्यू फाइल का नाम, मैंने लिखा calculator.js। बहुत बेसिक सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। हकीकत ये कि हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम नहीं बना रहे, हम थोड़ा सा रिएक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। ठीक है, तो बेटा याद रखो, जब भी आप सी लैंग्वेज में काम किया करते थे तो याद है आप लिखा करते थे इंक्लूड console.io.h, इंक्लूड मिसाल के तौर पे stdio.h, या जब भी, तो बिल्कुल इसी तरह आपने जब भी काम करना है रिएक्ट के अंदर तो आपको लिखना होगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये हमेशा ये आदत बना लो कि जब भी रिएक्ट का कोई काम करोगे हमेशा इसी तरह से होगा। अब आपने एक फंक्शन, अब मैं आपको इसमें फ़र्क बताना शुरू करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने लिखा फंक्शन, और फंक्शन का नाम आपने कैलकुलेटर लिख दिया, कैलकुलेटर। ठीक है, और आपने क्योंकि फंक्शन में गोल ब्रैकेट होते हैं तो गोल ब्रैकेट लगा दिया आपने। ठीक है, ये आप यहाँ आ गए। अब आपने इसमें लिखा रिटर्न, फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो रिटर्न के अंदर आपने ये ब्रैकेट लगाया। ठीक है,
और इस ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा मिसाल के तौर पे डिव लगा के बंद कर दिया आपने। अब यहाँ पर आपने लिखा मिसाल के तौर पे h1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिख दिया कैलकुलेटर प्रोग्राम, बस ये बहुत है ये लिखना। आल्टर शिफ्ट एफ, क्या प्रेस किया मैंने, आल्टर शिफ्ट एफ, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो उसने चीज़ों को एक तरीके से अलाइन कर दिया, बेहतर कर दिया, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आया इंडेक्स फाइल। बेटा ये index.js एक ऐसी फाइल है कि जहाँ से पूरा प्रोग्राम, आपका पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोल होता है। तो मैं अब ऐप वाला तो फाइल नहीं चला रहा ना, इसको मैंने बंद किया, इसको यहाँ से बंद किया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इम्पोर्ट मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर, ठीक है, फ्रॉम, और यहाँ पर मैंने बताया कहाँ से इंपोर्ट करना है। तो मैंने कहा ये मेरे पास calculator.js का प्रोग्राम रखा हुआ है, इसे इंपोर्ट करना है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और इसके अंदर मैंने बताया कि मुझे कौन सा प्रोग्राम चलाना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कैलकुलेटर का प्रोग्राम चलाना है मुझे, ठीक है। और फिर मैंने बता दिया ये कहाँ से चलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सा एलिमेंट है, रूट, यहाँ से। ये कुछ ये समझो अभी इसी तरह से लिखना है, बाद में मैं इसकी तफसील में भी जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जा रहा मैं। तो ये ऐप को चलाने की जगह थी, इसी तरह समझो ये मेन है। जिस तरह दुनिया के हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक मेन होता है, वॉइड मैन वाइड, तो यहाँ पर लफ्ज़ वॉइड मैन वाइड नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंडेक्स के इस पेज के अंदर ये वो जगह है जहाँ से ये प्रोग्राम रन होता है। तो ये कैलकुलेटर का पेज यहाँ से रन हो जाएगा। मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। देखें क्या एरर देता है मुझे, कह रहा है calculator.js नॉट अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट होगी तो तुम उसे इंपोर्ट करोगे ना, मतलब यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इंपोर्ट कैसे होगा, इंपोर्ट कैसे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर, ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पर। अब मैं यहाँ आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, कैलकुलेटर प्रोग्राम, ये देखो ये आ गया कैलकुलेटर प्रोग्राम। अच्छा, तुम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो तुम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और तुम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी लिख सकते हो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और फिर आगे फंक्शन और कैलकुलेटर यहाँ भी लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। अब तुम यहाँ पर आए, देखो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है कैलकुलेटर प्रोग्राम। अगर आपको चेक करना हो कि कोई चेंज आया तो आप यहाँ से चेंज लेकर आ जाओ, H2। मैं फिर बता दूं, हम बेटा ये छोटे छोटे प्रोग्राम नहीं सीख रहे, हम ये सीख रहे हैं कि रिएक्ट का काम करने का तरीका क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है काम करने की। अच्छा, कैलकुलेटर प्रोग्राम, दिस इज बेसिक प्रोग्राम, हम बेसिकली ये सीख रहे हैं। ये मैंने सेव किया, यहाँ पर आया, दिस इज बेसिक प्रोग्राम। तो कहने का मकसद है मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखूँ या मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम एक्सपोर्ट करोगे तो इंडेक्स के अंदर तुम उसे इंपोर्ट कर सकोगे, वरना कोई चीज़ एक्सपोर्ट ही नहीं होगी तो तुम इंपोर्ट कहाँ से करोगे। तो ये एक तरीके से इजाज़त है, एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिल रही है आपको, तो आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेटर का छोटा सा, अब मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है इंडेक्स के पेज के अंदर, अब जो काम भी करना है मुझे इस जगह पे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक्सपोर्ट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। अच्छा, मैं साथ ही साथ एक चीज़ और बताता चलूँ, क्या मैं इसी प्रोग्राम को किसी और अंदाज से भी लिख सकता हूँ। ये मैंने पूरा लिखा Ctrl+K+C, जब आप Ctrl+K+C प्रेस करते हैं तो वो एक साथ सबको कमेंट कर देता है। अच्छा, अब मैं इसी काम को करने का दूसरा अंदाज, काम को करने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। क्लास का नाम क्या रखा, कैलकुलेटर, और इसको किससे एक्सटेंड कर दिया, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, इससे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्ट, क्योंकि क्लास बना रहा हूं तो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज, इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज। अभी मैं कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर नहीं रहा हूं, लेकिन बस मैंने बता दिया कि प्रॉपर्टीज, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये लिखना होता है, ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर तफसील में जाएंगे, मैं अभी खाम खाई की तफसील में आपको परेशान नहीं कर सकता। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मैंने यहाँ कौन सा फंक्शन बना रहा हूँ, मैं रेंडर का फंक्शन बना रहा हूँ। ये रेंडर का फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। ये मेरा रेंडर का फंक्शन हो गया। इसमें मैं क्या बना रहा हूँ, रिटर्न का फंक्शन। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ना, बार बार क्यों लिखूँ,
ये रिटर्न का फंक्शन मैंने उठा लिया कॉपी, और ये रिटर्न का फंक्शन पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके वो कमेंट खोलने के लिए कंट्रोल के और यू, यू का मतलब होता है अनकमेंट, अल्टर शिफ्ट एफ कर दो, चीज़ें थोड़ा तरीके से आ जाएंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं यहाँ चाहूँ तो लिख भी दूँ, यह मैंने क्या लिख दिया अपनी आसानी के लिए, मैंने लिख दिया एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑफ रेंडर फंक्शन और एंड ऑफ क्लास, ये आसानी के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहो ना लिखो, ठीक है। तो बेटा देखो वही काम है, यहां इसके अंदर रेंडर के फंक्शन के अंदर रिटर्न कॉल हो रहा है, ठीक है। और यहां रेंडर था नहीं, तो क्या मतलब फंक्शन में रेंडर नहीं होता, तो फिर यहां जो ये बात लिखी हुई है, यहां जो ये बात लिखी हुई है रेंडर, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ये रेंडर कौन सा, फिर ये कहां से कॉल होता है, ये किस चीज को कॉल करता है रेंडर, तो बेसिकली बेटा ये रेंडर इस रेंडर को कॉल करता है। समझ रहे हैं आप बात को, यहां पर तो रेंडर नहीं था, फिर फंक्शन के अंदर तो रेंडर का लफ्ज नहीं था, फिर ये कैसे चल गया, तो बेटा रेंडर का लफ्ज यहां पर नहीं था, बाय डिफॉल्ट यहां पर फंक्शन में रेंडर हो रहा होता है। लेकिन यहां पर हम जब प्रॉपर क्लास बनाते हैं, तो एक क्लास में हम जितने चाहे फंक्शन बना दें, तो उसमें हमें फिर ये रेंडर का फंक्शन अलग से डिफाइन करना पड़ता है, इस रेंडर के अंदर इस पेज को बनाएगा वो। अब मैं यहाँ आसानी के लिए लिख देता हूँ, सिर्फ पहचान के लिए H3 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और यहां मैंने क्या लिखा कि दिस इज क्लास ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है, आसानी के लिए लिख दिया। अब यहां पर आया मैंने इसको सेव किया, फाइल पे जाके सेव, प्रोजेक्ट सेव हो गया, क्या अब चलेगा ये, फेल टू कंपाइल, क्यों, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगेन वही वाली बात, मैं क्लास को एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा, जब मैं क्लास को एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो इंपोर्ट कहां से होगा। अब यहां पर आप ऊपर नहीं लिख सकते, मैं लिख के दिखाता हूं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या था, एक्सपोर्ट क्लास, देखें क्या उठाएगा अब ये, इसको नहीं उठा रहा, वो कह रहा है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, चलो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पूरा लिख देते हैं, चेक कर रहे हैं ना भाई, गलतियां कर रहे हैं, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे ना। तो कहता है नहीं एलिमेंट इज इनवैलिड और पता नहीं क्या क्या, उसने बहुत सारी कहानियां मुझे बता दी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको यहाँ नहीं लिखता, मैं यहाँ नहीं लिखता इसको, मैं फिर यहाँ आ जाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कैलकुलेटर। अब मैं लिख देता हूँ, अब देखता हूँ क्या होता है, चल गया प्रोग्राम, कैलकुलेटर प्रोग्राम, दिस इज बेसिक प्रोग्राम, दिस इज क्लास ऑफ कैलकुलेटर, सिर्फ फर्क समझने के लिए कि दिस इज क्लास ऑफ कैलकुलेटर। तो कहने का मकसद है बेटा आप एक काम को दो तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो फंक्शन बना लें, ठीक है, और आप चाहें तो क्लास बना लें। तो क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि जो पुरानी जावा स्क्रिप्ट है ना, ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक्मा स्क्रिप्ट ECMA एक्मा स्क्रिप्ट 6 है, जो जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है। तो आप जावा स्क्रिप्ट में क्लासेस बना सकते हो, लेकिन जो पुरानी जावा स्क्रिप्ट थी जो पहले इस्तेमाल होती थी उसमें आप क्लासेस नहीं बना सकते थे। ये बिल्कुल ऐसी बात। ओके स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे कैलकुलेटर प्रोग्राम की, तो चलिए हम एक छोटा सा कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हेडिंग में रहने देता हूँ कैलकुलेटर प्रोग्राम की, ठीक है, और दिस इज बेसिक प्रोग्राम बस। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर टेबल, ठीक है, और टेबल के बाद बॉर्डर इज इक्वल टू 1, सेल पैडिंग इज इक्वल टू 5, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 5, और अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे विजुअल स्टूडियो कोड खुद आपको सजेस्ट कर रहा होता है कोडिंग के हवाले से, ठीक है। अच्छा, TR एक रो ओपन करी, उसमें TD लिखा मैंने, इसमें मैंने लिखा मिसाल के तौर पे एंटर num1 मतलब, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, TR के बाद TD खोलना था ना, गलती करी है, इसको भी TD करें, ठीक है।
अच्छा जी, फिर दोबारा टीडी ओपन किया। अब यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा आईडी इज इक्वल टू txt num1। ठीक है, जो हमारा तरीका है काम करने का। और भले इसको बंद कर दें फिर आप। ठीक है, तो ये हमने एक लिख दिया। चाहे तो यहाँ कलर वलर देते हैं, अच्छा सा लगता है। बीजी कलर इज इक्वल टू लाइट ग्रीन, ऐसे ही मैं कुछ भी कलर देते हैं, ये तो शशके वाली चीज़ है। अच्छा जी, कॉपी किया आपने इसको और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप लिख दें num1 के बाद num2 और यहाँ भी कर दें txt num2। ठीक है, और इसको सेव करें और एक दफ़ा यहाँ पर चेक कर लें। ये देखें, num1 num2, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लग गया। अच्छा, अब एक और बना लीजिए, इसी में आंसर के लिए बना लें और उसमें आप लिख दें आंसर, आंसर। ठीक है, और इसका नाम दे दें txt आंसर। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर बीच में आपको लगाने हैं बटन। मतलब अगर मैं आपको इसकी एक शक्ल दिखाऊं तो देखें, num1 num2 और आंसर। अब बीच में बटन भी तो हो कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, तो क्यों ना हम यहाँ पर कुछ बटन्स भी लगा दें। तो मैं सिंपल यहाँ पर आया और मैंने फिर एक अदर TR ओपन किया। ये TR मैंने ओपन किया, TR क्लोज कर दिया। अच्छा, अल्टर शिफ्ट F दबाएंगे ना आप, प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा तमीज़ से चीज़ों को सेट कर देता है, ऑर्गेनाइज कर देता है। अच्छा खैर, TD आपने इसमें लिखा और इसमें आपने लिख दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, बटन आपने लिख दिया। ठीक है, और आईडी देना चाहें तो दे दें। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट इसका क्या होगा, सॉरी वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू इसकी होगी ऐड। ठीक है, और ये आपने इसको बंद कर दिया इनपुट टाइप को। अभी ऑन क्लिक डिफाइन नहीं किया आपने। ठीक है जनाब, ये आपके पास टीडी के अंदर असल में ये बटन लाइन से लगेंगे, तो थोड़ा सा पहले से दिमाग में ये चीज़ बनानी पड़ती है कि आप चाह क्या रहे हैं ना, वो चीज़ पहले दिमाग में सेट करनी पड़ती है। आपने इसे कॉपी किया और पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, अच्छा, ऐड के बाद अब इस एक और बटन आ गया सब्ट्रैक्ट, फिर एक और बटन आ गया मल्टीप्लाई और फिर एक और बटन आ गया डिवाइड। ठीक है जनाब, उसके बाद ये आपने इसका TD बंद कर दिया, जैसे TD खोला था, और ये आपने इसका TD बंद कर दिया। ये चीज़ हो गई अल्टर, बस। ठीक है, बस ये तो सिर्फ समझाने के लिए है ये चीज़ें, वरना जब हम बूट स्टेप पे जाएंगे और GUIs पे काम करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब आप देखें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन ये तो यहाँ आ गए, मुझे यहाँ चाहिए ये बटन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ कि मैं एक TD और ऐड कर देता हूँ, TD, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्शन। एक्शन मतलब क्या बटन प्रेस करना है आपने। ठीक है, फिर मैं इसको चेक, ये देखें एक्शन आ गया, और ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ भी मैं कलर ऐड कर देता हूँ, यहाँ भी मैं कलर ऐड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे BG कलर इज इक्वल टू लाइट ग्रीन। ठीक है, ये एक्शन पे मैंने कलर ऐड कर दिया। अब आप देखें ये सब एक ही कलर के हो गए, और ये सब। अब मैं चाहता ये है कि मैं यहाँ कोई 10 लिखूँ, यहाँ 12 लिखूँ, कोई 45 लिखूँ, ऐड करूँ तो आंसर क्या आ जाए, सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आ जाए। बस एक बड़ा छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन अगेन मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ बेटा, हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम नहीं सीख रहे, हम बेसिकली रिएक्ट की साइकी सीख रहे हैं कि किस तरह से हम इसके अंदर देखें क्लास बना के काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर मैं इस मेथड को बंद कर दूं ना, ये कंपोनेंट डिड माउंट का जो मेथड है, अगर मैं इसको बंद कर दूं, ये देखें ये मैंने बंद कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको बंद किया, मैंने इसको सेव किया, तो हाँ, ये देखो टाइटल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिएक्ट ऐप, रिएक्ट ऐप लिखा हुआ आ रहा है ना। तो ये इसका बिल्ट इन टाइटल है, मतलब जब भी आप रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो ये उसका बिल्ट इन टाइटल बन जाता है, रिएक्ट ऐप बाय डिफ़ॉल्ट। मैं चाहता हूँ इसको चेंज करूँ, मेरा अपना टाइटल होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मेथड है जो टाइटल को एक्सेस करता है, उसका नाम है कंपोनेंट डिड माउंट।
ये पेज साइकिल का इससे ताल्लुक होता है कि किस तरह से रिएक्ट की पेज साइकिल काम कर रही होती है, किस तरह जब कंपोनेंट पेज पे लगना शुरू होते हैं तो ये उसकी एक साइकिल से रिलेटेड है, उसके एक वर्किंग का तरीक़ेकार है। उसमें आप लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। भाई बेसिकली ये सब डॉक्यूमेंट है ना, ये पूरी चीज़ क्या है, ये सफ़ेद एरिया जो आप देख रहे हो ये डॉक्यूमेंट कहलाता है। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला ये टाइटल। तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, अब आप उसमें कुछ भी लिख दें। मैंने कैलकुलेटर ऐप लिख दिया, ये देखें तो कैलकुलेटर ऐप लिखा हुआ आ गया। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल के लिए मेथड इसका हटा दें आप, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वो रिएक्ट ऐप लिखा रहेगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खैर, हम जो काम कर रहे थे हम वापस आते हैं। तो बेटा रेंडर के अंदर, रिटर्न के मेथड के अंदर हमने सिंपल अपना एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया, एक छोटी सी जीयूआई बना दी। आपके सामने है ये जीयूआई, ठीक है, ये आपको नजर भी आ रही है, ये है वो जीयूआई। अब बटन्स के ऊपर मेथड भी तो डिफाइन करने, कि मैं बटन पे क्लिक करूं तो डेटा कॉल हो जाए, कोई मेथड कॉल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे मैं फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ btn ऐड, सॉरी सेव लिख रहा था, btn ऐड क्लिक cl के। अब मैं देखता हूँ क्या ये कॉल होगा, क्या ये बिल्कुल उसी तरह कॉल होगा जैसे पुरानी जावा स्क्रिप्ट में कॉल होता था, ECMA स्क्रिप्ट से पहले की जो जावा थी उसमें कॉल होता था। तो बेटा ये क्लास है, मेथड तो सारे क्लास में ही बनेंगे ना, ये रेंडर भी तो एक मेथड है ना। तो वो दौर चला गया जब आप लिखा करते थे पब्लिक वॉइड btn ऐड क्लिक। मिसाल के तौर पे अगर हम पुरानी पुरानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें, सी शार्प की, जावा की, सी प्लस प्लस की, तो पब्लिक वॉइड करके हमें मेथड लिखना पड़ता था ना। तो यहाँ पर वो कहता है आपको कोई पब्लिक वॉइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सिर्फ btn ऐड क्लिक लिख दें, पब्लिक वॉइड ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई चलो, मैं इसमें अलर्ट लिख रहा हूँ। अलर्ट का मतलब ये होता है कि हाँ भाई मेथड कॉल हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मिसाल के तौर पर टेस्टिंग मेथड, ऐसे कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब असल में मैं सिर्फ ये चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ कि जब मैं इस ऐड के बटन पे क्लिक करूँ तो क्या ये मेथड कॉल होता है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी चेक नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पुरानी जावा जो थी, क्लासिक जावा जिसे हम कहते हैं, उसमें तो ये काम होता था बड़े आराम से। क्या इसमें भी ये काम होगा, देखते हैं। मैंने सेव किया प्रोग्राम, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है और ऐड प्रेस किया। देखो इवेंट नहीं ले रहा, मैं ऐड प्रेस कर रहा हूँ, अलर्ट सामने नहीं आ रहा। अच्छा, ये एक तरीका होता है देखने का, इसमें सारे एरर वार्निंग लॉग्स आ जाते हैं। इसको देखने का तरीका ये होता है कि आप प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट जे, ब्राउज़र पे रहते हुए कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करते हैं। अब मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर चेक किया तो वो कह रहा है ऑन क्लिक लिसनर टू बी फंक्शन गॉट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप एक्सपेक्ट। वो कह रहा है कि ये जो ऑन क्लिक है इसके अंदर स्ट्रिंग जा रहा है, और हकीकत भी ऐसे ही है। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑन क्लिक के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पर ऑन क्लिक का जो इवेंट है उसके इसको कैसे एक्सेस कर रहा है, ये एक उसके तरीके से एक्सेस कर रहा है, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के तौर पे एक्सेस। वो समझ रहा है ऑन क्लिक में आपको स्ट्रिंग भेज रहे हैं। अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसका तरीका देख लो। इसका तरीका ये है, आपको ये काम करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट खोलें, ये ब्रैकेट बंद कर दें। अब वो उसको एज ए कोड, ब्रैकेट के अंदर तो कोड ही लिखे जाते हैं ना भाई, अब वो उसको एज ए कोड एक्सेस करेगा बजाय एक्सेस करने के इवेंट, बजाय एक्सेस करने के स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा भाई, क्या अब चलेगा ये, अब देखते हैं। अब वो कह रहा है btn ऐड क्लिक इज नॉट डिफाइंड, वो कह रहा है ये कोई ऐसा बटन आपने डिफाइन नहीं किया हुआ। अबे भाई कैसे नहीं किया हुआ, डिफाइन किया हुआ तो है, btn ऐड क्लिक डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, दिस डॉट btn ऐड क्लिक, देखते हैं ये काम करता है। दिस मतलब जैसे यहाँ लिखा था ना हमने, असल में क्लास के जो मेथड्स हैं उनको कॉल करने के लिए मैं दिस लिख रहा हूँ कि दिस मतलब इस क्लास के अंदर ये मेथड कहीं मौजूद है। अच्छा, अब देखता हूँ क्या ये काम करता है, देखें तो, और टेस्टिंग मेथड चल गया, ये देखें अलर्ट टेस्टिंग मेथड। कुछ और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, टेस्टिंग मेथड btn ऐड, चेंज नज़र आने के लिए। ये देखें टेस्टिंग मेथड btn ऐड। अच्छा, लेकिन ये कैसे कॉल हो रहा है, समझ में नहीं आई बात। ये तो पेज रिफ्रेश पे कॉल हो रहा है, मतलब मैं बटन प्रेस करूं या ना करूं ये कॉल हो जाता है।
मैं बटन प्रेस करूं या ना करूं ये कॉल हो जाता है। अच्छा, मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर ऐड पे क्लिक करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या बिहेव कर। अब कोई बिहेव नहीं आ रहा। असल में जैसे ही मैं रिफ्रेश, ये देखें, मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ मेथड कॉल हो गया। ये क्या बात हुई, मेरे ऐड पे क्लिक करने पे मेथड कॉल होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कोड तो कॉल हो रहा है, दिस डॉट btn ऐड क्लिक कॉल तो हो रहा है, लेकिन ऑन क्लिक के इवेंट पे कॉल नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब मैं इवेंट पे कॉल कराना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा, ई मतलब इवेंट के ऊपर कॉल करो, इवेंट के ऊपर इसको कॉल करो। अब मैं देखता हूं इसे, मैं फिर इसको रिफ्रेश करता हूं, अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूं। अब देखो बटन के क्लिक होने पे कॉल हो रहा है, ये देखो। पहले रिफ्रेश होने पे कॉल हो रहा था। मैं फर्क समझा देता हूँ। जब मैं ये हटाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब ये कॉल कर लो, चाहे मैं क्लिक करूँ या ना करूँ, ये मेथड कॉल कर लो। ऑन क्लिक होना तो बेसिकली ऑन क्लिक के इवेंट पे चाहिए, लेकिन मैंने इसको ऑन क्लिक के इवेंट से जोड़ा नहीं है। ये है एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियां जो की गई हैं। भाई सिंपल मैंने लिखा है ना, दिस डॉट बटन डॉट एट क्लिक, ये रहा बटन डॉट एट क्लिक, अलर्ट आ जाना चाहिए। आप देख लेते हैं हम यहाँ, वो आ गया अलर्ट। मैं जैसे ही पेज रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो पेज, जैसे ही पेज रिफ्रेश किया वो आ गया। ऐड के ऊपर कॉल नहीं हो रहा वो। तो कहने का मकसद है, मैं चाहता हूँ ऐड पे कॉल करो, मतलब इवेंट के ऊपर कॉल करो। तो उसका तरीका एक्मा स्क्रिप्ट ने ये बताया कि आप ई लिखें और उसको पॉइंट करें, उसको एरो की तरह बताएं कि जब इवेंट हो तब ये मेथड कॉल हो, मतलब जब इवेंट हो पॉइंट कर रहा है तब ये मेथड कॉल हो। अच्छा भाई, अब देख लेते हैं क्या वाकई ऐसा है, देख लेते हैं। अब पेज रिफ्रेश, ये देखें पेज रिफ्रेश पे कॉल नहीं हो रहा मेथड, अब मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूं तब कॉल हो रहा है। बस ये थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हैं जो आपको सीखनी है, समझनी है एक तरीके से, ठीक है। अब मैं इसमें जो चाहे लिखूं, मैं यहाँ पहुंच गया ना भाई मेथड तक ऑन के लिए। अब मेरी मर्जी में कुछ भी लिखूं, तो मैंने इसमें डिफाइन किया लेट ए इज इक्वल टू टी एक्स टी नम वन, क्या था यही नाम था ना, हाँ ये रहा, टी एक्स टी नम वन डॉट वैल्यू। और इसी तरह लेट बी इज इक्वल टू टी एक्स टी नम टू डॉट वैल्यू, ठीक है। और लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और आंसर में कैसे डालेंगे वैल्यू, आंसर का क्या था, टी एक्स टी आंसर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सी। भाई मतलब बड़ा आसान सा काम है ना, नम वन उठा के ए में रखो, नम टू उठा के बी में रखो, सी के अंदर दोनों को जमा करो, और जो सी का आंसर बने वो आंसर में, मतलब आंसर के टेक्स्ट बॉक्स में रख दो। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस तो मैंने इस्तेमाल नहीं की, ठीक है। देख लेते हैं क्या ये काम हो रहा है। मना कर दिया उसने, कहा टेक्स्ट वन इज नॉट डिफाइंड, टेक्स्ट नंबर टू इज नॉट डिफाइंड, एरर भी पढ़ना आना चाहिए ना, टेक्स्ट आंसर इज नॉट डिफाइंड। या अब देखें मेरी बात को समझें, इसका मतलब सादा सा ये हो गया कि यहाँ जो टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं वो यहाँ नहीं पहुँच रहे, वो इस BTN के मेथड में नहीं पहुँच रहे, ठीक है। ये हो गया इसका सादा सा मतलब। तो इससे एक बात जाहिर हो रही है स्टूडेंट्स, वो बात ये जाहिर हो रही है कि ये जो आईडी लिखी हुई है ना, आईडी, यहाँ पर ये आईडी काम नहीं कर रही। ये जो आईडी आईडी इसी तरह आंसर में जो आईडी लिखी हुई है, यहाँ पर ये काम नहीं कर रही, वो डेटा को यहाँ नहीं पहुँचा रही। वरना ये आईडी है ना, TXT नंबर तो आईडी है, ये यहाँ पर एक्सिस हो जानी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हमें एरर बताया जा रहा है कि नॉट डिफाइंड। अच्छा भाई, तो आईडी की जगह एक्मा स्क्रिप्ट हमें कहता है आप यहाँ पर रेफरेंस यूज करें, REF यूज करें, रेफरेंस। अच्छा REF, भाई यही चीज़ें तो सीखनी है, और सीखना क्या है। अगर ये चीज़ें ना सीखनी होती, आईडी से ही काम हो रहा होता, तो फिर तो बड़ा मसला ही हल हो जाता। अच्छा, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या पहुँच रहे हैं अब ये, अब भी नहीं पहुँच रहे। अच्छा, क्या लिखा मैंने, दिस डॉट रेफ्स डॉट, अच्छा दिस डॉट रेफ्स डॉट, और क्या था, दिस डॉट रेफरेंसेस डॉट, रेफ का मतलब होता है रेफरेंसेस, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हम इसको, एरर तो खत्म हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फारूक, यहाँ पर क्या लिखा, शिबली, जबकि ये नंबर नहीं है, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। तो क्या बन गया, फारूक शिबली, ऐड हो गया ना। असल में स्ट्रिंग को ऐड करने का मतलब होता है कॉन्कैटिनेट कर देना। चलो मैं तुम्हें नंबरों पे दिखाता हूँ, 10, मैं तुम्हें नंबरों पे ये काम करके दिखाता हूँ, 10 + 30 40 आंसर आना चाहिए ना।
लेकिन आ क्या रहा है 10 30, मतलब 10 और 30 को जोड़ दिया उसमें। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगेन मिसाल के तौर पे DHA सुफ़ा, ठीक है, DHA के बाद स्पेस दे देता हूँ, तो DHA सुफ़ा, तो वो जोड़ रहा है उसको बेसिकली। कहने का मकसद बेसिकली वो तो चलो हम कहीं और निकल गए। रेफ यूज होता है, रेफरेंस, यहाँ पर रेफरेंसेस को उठा लिया जाता है। दिस का मतलब होता है इस क्लास में मौजूद जो जो रेफरेंसेस हैं उनको एक्सेस करो। तो दिस डॉट रेफरेंस, इसका मतलब है आईडी वाला काम यहाँ खत्म हो गया, रेफरेंसेस ने ये जगह संभाल लिया। अच्छा, अब इसको एडिशन कैसे करूं भाई मैं? एडिशन बड़ा आसान, आप यहाँ लिखें पार्स इंट। अच्छा, कुछ जो मेथड है ना, बेसिक मेथड जो है, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई, मतलब पार्स इंट को पार्स इंट ही रखा गया। वो पुरानी वाली जावा स्क्रिप्ट में भी पार्स ही था, मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। देखते हैं कि अब आंसर आता है, लेट्स सी। अब मैंने यहाँ पर लिखा 50 + 80 130 होता है, ठीक है। 50 + 50 कितना होता है? 100 होता है। इट्स वर्किंग गुड। सब्ट्रैक्ट के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो 4 मेथड बना दूँ, सब्ट्रैक्ट का मेथड अलग बना दूँ, डिवाइड का मेथड मिसाल के तौर पे BTN सब्ट्रैक्ट के लिए ये अलग बना दूँ, ठीक है। इसी तरह मैं मेथड बनाता चला जाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ही मेथड बनाता हूँ। क्या करता हूँ? एक ही मेथड बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ BTN। ये ऐड है ना, ऐड की जगह मैं लिख देता हूँ BTN, चलो जनरल मतलब सारे मेथड के लिए काम हो जाएगा, सबके लिए काम हो जाएगा, जनरल मेथड, ठीक है। और ये रहा मेरे पास BTN ऐड की जगह जनरल मेथड। एक जनरल मेथड बना देता हूँ मैं जो सबके लिए काम आ जाए। 4 मेथड नहीं बना रहा। चेक कर लूँ चल रहा है, ये गड़बड़ तो नहीं हो गई? अच्छा जी, 60 90 बिल्कुल ठीक है, काम हो रहा है। अच्छा, अब मैं इस जनरल मेथड में क्या पास कर रहा हूँ? मैं इस जनरल मेथड में पास कर रहा हूँ प्लस का साइन। भाई अगर प्लस पे क्लिक करोगे तो प्लस कॉल हो जाएगा, माइनस पे क्लिक करोगे तो माइनस कॉल हो जाएगा। ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखने वाला टाइम बच जाए। जहाँ ज़रूरत है कॉपी पेस्ट की, वहाँ मैं खुद ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जहाँ मुझे बार बार लिखने की, अच्छा, अब प्लस की जगह मैंने क्या लिख दिया? माइनस। इधर क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई। इधर क्या लिख दिया? डिवाइड। ये लो, मसले हल कर दिया। अब ये जनरल मेथड है, जनरल बटन के ऊपर जनरल मेथड कॉल हो रहा है। आप किसी पे भी क्लिक करें, अंदर जो ऑपरेटर जाएगा उससे पता चलेगा क्या करना है। तो यहाँ पर कोई चीज़ भी तो हो जो उसे रिसीव करे, तो मैंने कह दिया साइन। साइन का मतलब क्या होता है? मतलब प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन। अब मैं यहाँ पर क्या चीज़ ऐड कर देता हूँ? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ साइन इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे अगर प्लस का साइन आ रहा हो, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? लेट सी इज इक्वल टू नल वैल्यू, मतलब सी अभी नल है, ठीक है। ये मैंने उठाया इसको, यहां से कंट्रोल X किया, कंट्रोल V कर दिया और यहां से लेट हटा दिया। अब मुझे बताएं प्लस के केस में ये क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम कोड लिखूं, कम से कम लाइनों में ये काम हो जाए, मकसद ये है बताने का, ठीक है। ये सी के केस में प्लस वाला काम कर रहा है, ओ सॉरी, प्लस के केस में ये प्लस। अच्छा, इसी तरह मैंने इसको कॉपी किया, फिर मैं माइनस पे आ गया, फिर मैं मल्टीप्लाई पे आ गया और फिर मैं डिवाइड पे आ गया। तो ये मेरे पास डिवाइड है, अगर कोई डिवाइड करे तो ये वाला काम कर दो, अगर कोई मल्टीप्लाई करे तो ये वाला काम कर दो, ठीक है। अच्छा भाई देखो, जो लॉजिक होती है ना, लॉजिक तो वही रहती है, आपको तो सिर्फ ये सीखना पड़ता है किसी भी नई लैंग्वेज के अंदर कि काम करने का तरीका क्या है। लॉजिक तो सेम रहेगी, इफ एल्स वगैरह तो वैसे ही बिहेव करेंगे, ठीक है। चलें इसको चला के देखते हैं ये क्या रिजल्ट हमें देता है, लेट्स सी। अब मैंने यहां पर लिखा 20 और 10, ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। मतलब एक ही मेथड है, ये देखो मेथड मैंने एक ही बनाया, मैं 4 भी बना सकता था। आप चाहे तो 4 मेथड बना लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। एक ही मेथड है, लेकिन किस तरह से बिहेव कर रहा है, कभी प्लस कभी माइनस, उसके ऊपर मैंने इफ एल्स लगा दिए। तो ये बेटा जो लॉजिकल काम है ना, वो तो सारी दुनिया की लैंग्वेजेस में एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको ये सीखना पड़ता है कि वो काम होंगे कैसे, उन कामों को करना कैसे, बस वो जो तरीकेकार है उसको कहा जाता है लैंग्वेज का सिंटैक्स।
मैं ये काम पाइथन में करूंगा, थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ हो जाएगा। C# में करूंगा, हो सकता है अंदाज मुख्तलिफ हो। जावा में करूंगा, अंदाज मुख्तलिफ हो जाएगा। तो सिंटेक्स चेंज होता रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये मैंने कोड को थोड़ा सा बज़ाहिर आपको लग रहा होगा ऑप्टिमाइज किया है, लेकिन बेसिकली ये ऑप्टिमाइज तो नहीं कहेंगे इसको, बस उसकी लाइनों को थोड़ा सा मैंने ये 50 देखो, ऐड करने पे 150, सब्ट्रैक्ट करने पे 50, मल्टीप्लाई करने पे 5000, डिवाइड करने पे 2 आ गया। तो बेटा ये एक छोटा सा प्रोग्राम था हमारा कैलकुलेटर, इसमें आप लिख भी सकते हो एंड ऑफ मेथड, ये लिखना ज़रूरी होता है, ये फ़ायदा ही हो जाता है इसमें आपका। ठीक है, आपको पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ ख़त्म हुई। ठीक है, तो बेटा ये हमने एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाया, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक मेथड बना दिया। हमने इस प्रोग्राम में बेसिकली सीखा क्या है कि किस तरह से हम इवेंट के ज़रिए बटन पे क्लिक करवाते हैं। ठीक है, और किस तरह से हम बाकी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो गया। तो बेटा ये प्रोग्राम एक मरतबा देख के बनाना, आप लोग भी, आप जब प्रैक्टिस करना तो इसी प्रोग्राम को, इस मामूली से कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम को एक मरतबा देख के बनाना, दूसरी दफ़ा भी देख के बना लेना, लेकिन तीसरी और चौथी मरतबा देख के नहीं बनाना। फिर आप कोशिश करना कि आप इसको बगैर देखे काम करो, मतलब खुद काम करो। ठीक है, मकसद ये बताने का, कोशिश करो क्लासेस में काम करो, फंक्शंस में भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो क्लासेस, क्योंकि रिएक्ट की जो असल ताकत है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है। ठीक है बेटा, चलें, वेल अब हम चलते हैं अगले प्रोग्राम।